जीडीपी नाम की एक शय है। शरीर का टेम्परेचर नापने के लिए जैसे थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, वैसे ही जीडीपी देश की इकोनॉमी को नापने के काम आती है। लेकिन जैसे सिर्फ टेम्परेचर सही होने से ही इंसान का स्वास्थ्य सही नहीं हो जाता, वैसे ही महज जीडीपी के सही होने से इकोनॉमी अच्छी हो जाए ये गारंटी नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? पहले आपको एक अच्छी खबर बताते हैं। ICRA लिमिटेड, फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये एक भारतीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। ICRA ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 में भारत की जीडीपी 7% के दर से बढ़ी है। जीडीपी का बढ़ना अपने आप में एक अच्छी खबर है, लेकिन ये सोने में सुहागा ये हुआ कि RBI के अनुमान से भी ये ज्यादा है। RBI ने अनुमान लगाया था कि जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी, लेकिन ICRA की माने तो पूरे 0.5 अंक का फायदा हुआ है। यूं आपको सुनने में लग सकता है कि बहुत छोटा नंबर है, लेकिन देश के स्तर पर इसका मतलब है हजारों करोड़ों रुपए का अंतर। बहरहाल जीडीपी के बढ़ने की खबर अच्छी है, टेम्परेचर सही है, लेकिन भारतीय इकोनॉमी की कुछ और बीमारियां हैं जिन्हें जीडीपी का थर्मामीटर नहीं पकड़ पा रहा। जीडीपी के बढ़ने की खबर से खुशी पर कितना कंट्रोल रखना चाहिए? जीडीपी के आंकड़ों के पीछे क्या छुपा हुआ है, जानेंगे आज के खर्चा पानी के इस एपिसोड में। नमस्ते, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। पहले जीडीपी की कहानी। जीडीपी का 7% के दर से बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन एक डिस्क्लेमर लगाना जरूरी है। पिछली तिमाही में जीडीपी की ग्रोथ रेट थी 7.8%, माने इस तिमाही दर घटी है, लेकिन चूंकि उम्मीद से ज्यादा है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए अच्छी खबर तो है ही। अब जानते हैं कि जीडीपी में इस इजाफे के कारण क्या है। ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इन्वेस्टमेंट इक्विटी में इजाफा हुआ है, यानी वो खर्च जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाता है, जैसे हाईवे, एयरपोर्ट। इस साल विदेशी बाजार में भारतीय प्रोडक्ट्स के डिमांड में भी कमी रही। मॉनसून भी ढीला ढाला रहा, लेकिन फिर भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन ने ग्रोथ रेट को संभाल लिया। साल दर साल के परफॉर्मेंस को देखें तो 2023-24 की पहली तिमाही के मुकाबले दूसरी तिमाही में 7 में से 11 इंडिकेटर्स में अच्छी बढ़त हुई है। उदाहरण के तौर पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में 26.4% की बढ़ोतरी हुई। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जो खर्चा सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में करती है। इसके अलावा सीमेंट प्रोडक्शन में 10.2% की ग्रोथ हुई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। तो ये तो था जीडीपी का हालिया तियापाचा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया भर की एजेंसीज का मानना है कि तरक्की होती रहेगी। हाल ही में ही JP मॉर्गन की रिपोर्ट भी आई, जिसमें कहा गया कि भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाएगा। यह भी कयास है कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन भी की इकोनॉमी भी बन जाए, और ये सब बातें भविष्य के गर्भ में हैं। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था नामक पेड़ के विकास के दौरान कुछ चीजें हैं जिनकी ओर ध्यान देना जरूरी है, ताकि पेड़ जब बड़ा हो तो सारी टहनियों को बराबर से पोषण मिले। तुरंत की बात करें तो भारतीय इकोनॉमी के आगे 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, इनकम इक्वालिटी। आसान भाषा में कहें तो कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और बहुत लोगों के पास कुछ ही पैसा है। एक तरफ देश में चंद लोग हैं जिनके पास हजारों करोड़ रुपए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी जनसंख्या मूलभूत सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। ऑक्सफैम नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जो गरीबी, एजुकेशन जैसे मुद्दों पर काम करती है। इसकी जनवरी 2023 में आई रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी एक चौंकाने वाला आंकड़ा पेश करती है। इसके अनुसार साल 2012 से लेकर 2021 तक जितनी इनकम देश ने कमाई, उसका 40% हिस्सा देश के सबसे अमीर 1% लोगों को गया। वहीं इस कमाई का सिर्फ 3% हिस्सा देश के सबसे गरीब 50% गिनती में बोले तो 70 करोड़ लोगों को मिला है। जबकि दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि ये 70 करोड़ गरीब सरकार के GST की कमाई का 2/3 हिस्सा चुकाते हैं, जबकि 10% सबसे अमीर लोग GST का 4% जमा करते हैं। इसी रिपोर्ट में कमाई का एक कंपैरिजन भी देखने को मिला। अगर भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की टोटल वेल्थ 54 लाख करोड़ रुपए है, तो ये भारत सरकार के 1 साल के खर्च से भी ज्यादा है। मतलब सरकार हर साल जो बजट निकालती है उसमें 80 करोड़ लोगों का फ्री राशन, सेना का खर्च और बाकी सब जो है इनकी संपत्ति
उससे भी ज्यादा है। एक और कमाल का कंपैरिजन इस रिपोर्ट में सामने आता है। उसके मुताबिक भारत के सबसे अमीर 10 लोगों के पास इतनी संपत्ति है कि 26 साल के लिए वो भारत का केंद्रीय एजुकेशन बजट और फिनेंस कर सकती है, या 38 सालों के लिए मनरेगा को भी फिनेंस किया जा सकता है। अब चलते हैं इकोनॉमी की दूसरी बड़ी चिंता की ओर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, इस रेट में गिरावट। दूसरी चुनौती लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। यह समस्या और भी ज्यादा गंभीर है। पहले समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। लेबर फोर्स यानी वो लोग जिनके पास रोजगार और वो लोग जो रोजगार ढूंढ रहे हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कुल जनसंख्या में लेबर फोर्स का अनुपात होता है। इससे पता चलता है कि आबादी का कितना बड़ा हिस्सा काम कर रहा है और कितना नहीं। इस आंकड़े के लिए आबादी में 15 साल के ऊपर से लेकर 64 साल तक की उम्र के लोगों को गिना जाता है। भारत में 67% जनसंख्या इसी कैटेगरी में आती है। लेकिन दिक्कत यह है कि भारत में इस आयु वर्ग के 92.2% महिलाएं और 33.6% पुरुष ना कोई रोजगार कर रहे हैं और ना ही रोजगार ढूंढ रहे हैं। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की जून 2023 में आई रिपोर्ट बताती है कि भारत में 2022-23 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महज 40% रहा। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि महिलाओं के रोजगार में लगातार कमी हो रही है। 2016-17 में महिलाओं की भागीदारी 15% थी, जो निरंतर घटते हुए 2022-23 में 8.8% हो गई है। 2016-17 में CMI के अनुसार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 46.2% था। महिलाओं की इतनी कम भागीदारी की कुछ बड़ी वजह हैं, जैसे काम में पुरुषों के मुकाबले कम सैलरी मिलना, एजुकेशन न मिलना, सोसाइटी का प्रेशर, महिलाओं के लिए वर्कफोर्स में सेफ माहौल ना होना। कम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इकोनॉमी की सेहत के लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि इससे हाउस होल्ड इनकम यानी घरेलू आमदनी कम हो जाती है, जिससे पूरी इकोनॉमी में डिमांड घट जाती है। फिर इस कम होती डिमांड के कारण उद्योगों को घाटा होता है, जिससे उद्योग बंद हो जाते हैं और नौकरियों की संख्या में गिरावट होती है और बेरोजगारी बढ़ती है। हालिया सरकारी आंकड़ों की माने तो ये पूरी तस्वीर नहीं है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भी एक बेरोजगारी और लेबर फोर्स की जानकारी का सर्वे करवाता है। इसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कहते हैं। इसके हिसाब से देखें तो दूसरी तस्वीर दिखाई देती है। रिपोर्ट की माने तो साल 2019-20 में 30% जो था वो 2022-23 में बढ़कर 37% के आसपास हो गया है। अगर ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो 2019-20 में ये 53.5% था, जो 2022-23 में बढ़कर 57.9% हो गया। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से 2022 में बांग्लादेश, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देश हमसे आगे थे। बांग्लादेश में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 59%, जापान में 62%, ऑस्ट्रेलिया में 66% और ब्राजील में 63% था। अब चलिए जानते हैं कि तीसरी बड़ी समस्या क्या है, जॉब क्वालिटी। जॉब क्वालिटी यानी काम कैसा है, नौकरी के हालात कैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, ये सब। मुख्य रूप से इकोनॉमी में दो तरह की नौकरियां होती हैं। पहली ऑर्गेनाइज सेक्टर में, यानी वो नौकरियां जो सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। यहाँ काम की शर्त और समय दोनों पहले से तयशुदा होते हैं। मेडिकल और प्रोविडेंट फंड सुविधाएं मिलती है, जैसे सरकारी नौकरियां, MNC की नौकरियां। और दूसरे टाइप की नौकरी होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की नौकरी, जैसे मजदूर, किसान, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। इनके पास ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसी सुविधाएं नहीं होती। भारत की बात करें तो यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में सिर्फ 17% लोग काम करते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO एक संस्था है जो दुनिया भर में कामगारों मजदूरों की मदद के लिए काम करती है। ILO की 2021 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया में काम करने वाले लोगों की कुल जनसंख्या का 26% एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करता है। लेकिन भारत में आंकड़ा काफी ज्यादा है। भारत में 44% वर्कर्स एग्रीकल्चर में काम करते हैं, जबकि हमारे पड़ोसी देश चीन में 24% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं। वहीं बांग्लादेश में 37% लोग किसानी करते हैं। किसानी में जॉब क्वालिटी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। किसान को अक्सर घाटा सहना पड़ता है और ये बहुत हद तक मॉनसून पर निर्भर करता है। इसके बावजूद भारत में बड़े पैमाने पर लोग खेतों में काम करते हैं। कारण और स्किल्स की कमी होना, अच्छी नौकरियां ना होना। दुनिया के जितने बड़े देश हैं जहां बड़ी इकोनॉमी है, वहां अधिकतर कामगार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में काम करते हैं। लेकिन भारत में ये आंकड़ा कम है। भारत में जॉब क्वालिटी की क्या हालत है, ये जानने के लिए आपको एक बार प्रोविडेंट फंड का आंकड़ा बताते हैं। प्रोविडेंट फंड यानी नौकरी के दौरान इंसान
जो सैलरी पाता है उसका जो हिस्सा बचाता है, यानी भविष्य की जमा पूंजी। रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोविडेंट फंड अपने आप कटता है, लेकिन आंकड़ा बताता है कि भारत में महज 4.6 करोड़ लोग प्रोविडेंट फंड में रेगुलर कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या 27.7 करोड़ है। इतना बड़ा गैप बताता है कि ज्यादातर लोग टेम्परेरी जॉब में है। अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अलावा नौकरी का एक तीसरा सेक्टर भी है जो हालिया समय में तैयार हुआ है। इसे गिग इकोनॉमी कहते हैं। इसमें भी दो प्रकार के कामगार होते हैं। पहले प्लेटफॉर्म गिग वर्कर जो किसी बड़े प्लेटफॉर्म यानी कंपनी से जुड़े होते हैं, जैसे कि ओला ड्राइवर्स, स्विगी डिलीवरी और ये सब। जबकि दूसरे नॉन प्लेटफॉर्म गिग वर्कर्स होते हैं जो खुद से काम ढूंढते हैं और किसी बड़ी कंपनी से जुड़े नहीं हैं, जैसे फोटोग्राफर्स, कंटेंट राइटर्स, वेबसाइट डिजाइनर्स। जून 2022 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत के 77 लाख लोग इस समय गिग इकोनॉमी का हिस्सा है। अनुमान है कि 2029-30 तक इनकी संख्या 2.35 करोड़ हो जाएगी। इस सेक्टर को लेकर भी चिंताएं हैं कि यहाँ रोजगार तो मिल जाता है लेकिन भविष्य एकदम सुरक्षित नहीं है। इन गिग वर्कर्स के लिए बड़ी समस्या नौकरी जाने का खतरा और प्रोविडेंट फंड की सहायता न मिलना है। ये 3 चुनौतियां हैं जो भारत की इकोनॉमी पर बट्टा लगा सकती हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि हो सकता है जीडीपी बढ़ती रहे लेकिन ये चिंताएं भी बनी रहे। इस तरह से हो सकता है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और एक समय में सुपर पावर भी बन जाए, लेकिन इसका फायदा देश की बहुत बड़ी जनसंख्या को नहीं मिल पाएगा। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सारी जानकारी जुटाई थी मेरे साथी कमल ने। मेरा नाम सोनल है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया।